नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल का दौर है सोशल मीडिया और इंटरनेट का, जहां एक तरफ सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें कई सुविधाएं और मनोरंजन प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ रहे हैं कई अपराध। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर कानून। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अंडमान एंड निकोबार पुलिस उमा शंकर जी। उमा शंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उमा शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो साइबर अपराध हैं इनको नियंत्रित करने के लिए भारत के पास कौन कौन से प्रमुख कानून हैं? साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो सबसे प्रमुख कानून है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कानून जो कि अपराध के डिफाइन करते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता। यदि मान लीजिए इसमें किसी ढंग से फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे फेमा से रिलेटेड प्रावधान लग सकते हैं। बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई अपराध हुआ हो तो वहाँ पे पोक्सो लग सकता है। तो जहाँ आईटी एक्ट प्रमुख कानून है, इसके अतिरिक्त जिस भी ढंग का अपराध हुआ उससे संबंधित कानून भी वहाँ पे अट्रैक्ट होता है जी। जो आपने बताया कि आईटी एक्ट 2000 है, इसमें कौन कौन से अपराध कवर होते हैं? आईटी एक्ट 2000 बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्रावधान है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो अपराध हैं उसको जोड़ा गया है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, डाटा थेफ्ट है, हैकिंग है, यदि किसी के इमेज का गलत इस्तेमाल होता है वो है, साइबर टेररिज्म है जी। ये सारे अपराध इसमें कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि कोई अपराध ऐसे हो जिसमें आईटी एक्ट के भी प्रावधान लागू होते हैं और दूसरे अपराध से रिलेटेड हो तो उस साथ के साथ आईटी एक्ट के साथ उस कानून का भी इस्तेमाल किया जाता है जी। और ये साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिस के पास कौन कौन से उपकरण या टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं? साइबर अपराधों की जांच के लिए आप यदि सारे टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे तो उसे दो ढंग से हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ हैं जो हार्डवेयर बेस्ड उपकरण हमारे पास हैं टेक्नोलॉजी, और कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी। जैसे आप सबसे ज़्यादा है कि यदि मान लीजिए कोई साइबर अपराध होता है तो वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंटरनेट का डाटा बहुत ही उपयोगी होता है साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने में। तो जो आईपीडीआर या आईपीडीआर का मतलब है जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है इंटरनेट से, उसका जो रिकॉर्ड है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, उसका इस्तेमाल करते हैं आईपीडीआर का। इसके अतिरिक्त मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा तो मोबाइल फोरेंसिक के टूल इस्तेमाल होते हैं। यदि कंप्यूटर या हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ हो तो जो बहुत सारा डाटा उसके हार्ड डिस्क में होता है तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारा डाटा जब जैसे पासवर्ड और ये सारी चीज़ें रैम में सुरक्षित होती हैं तो रैम बेस्ड जो साइबर फोरेंसिक टूल है उसका इस्तेमाल होता है। इसी ढंग से बहुत सारा जो हमें साइबर अपराधियों से रिलेटेड सूचना होती है, चूँकि इन सारी चीज़ों में नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है, नेटवर्क इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं या एक उपकरण से दूसरे उपकरण से जुड़ रहे हैं तो जो नेटवर्क फॉरेंसिक के टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं जी। और ये साइबर अपराधों को दर्ज करने की क्या प्रक्रिया रहती है? यदि साइबर अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ हो तो आप इसके दो तरीके हैं। एक तो जो सामान्य ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर के अपना अपराध के बारे में बताते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। आपने सुना होगा नया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज करने का प्रोविजन किया गया है। पुलिस इसके अनुसार भी कार्रवाई करती है। और जो सबसे लेटेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में कम्प्रिहेंसिव रूप से कवर किया जा रहा है वो हमारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, cybercrime.gov.in। कोई भी आप यदि नेशनल साइबर इंटरनेट पर जाएंगे cybercrime.gov.in देखेंगे तो एक पूरे पोर्टल का डिटेल है। इसमें कोई भी सूचना आप दर्ज कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे डायरेक्ट देखती है और ये सभी राज्यों से जुड़ी हुई है। जहाँ से रिलेटेड ऑफेंस है वहाँ सूचना भेज दी जाती है और इसमें तुरंत कार्रवाई का प्रावधान भी है। इसी के साथ 1930 हेल्पलाइन नंबर भी है जो साइबर क्राइम पोर्टल से जुड़ा हुआ है। यह भी लोगों को बहुत ही मददगार है। यदि कोई भी साइबर अपराध होता है तो उसकी तुरंत सूचना साइबर क्राइम पोर्टल और 1930 पर दें तो हो सकता है कि आप इसे जल्दी से जल्दी आपको राहत मिल जाए जी। और ये हैकिंग के मामले में किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है? हैकिंग एक ढंग से डाटा ब्रीच है। डाटा ब्रीच को कम्प्रिहेंसिव तरीके से आईटी एक्ट में कवर किया गया है। और इसके अतिरिक्त यदि उस डाटा ब्रीच के आधार पर और भी कोई ऑफेंस हुआ है जो कि बीएनएस में कवर होता है या राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड है तो
दूसरे कानूनों से कवर होता है, तो इन सारे कानूनों के तहत लीगल एक्शन लेते हैं, एफआईआर की जाती है, अपराधियों तक पहुंचा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और जो कानून सम्मत उनको सजा दिलाई जाए वो दिलाने का प्रयास किया जाता है, ताकि कोई भी अपराधी इसकी दिशा में सोच ना सके। जी। और साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग जो की जाती है ऑनलाइन, आजकल बहुत की जाती है, तो उस पर क्या? देखिए, साइबर बुलिंग और को भी आईटी एक्ट में कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि जैसे किसी के साथ, किसी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ स्टॉकिंग होती है जी, तो वो भी भारतीय न्याय संहिता का जो नया, जो आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 78, उसमें ऑनलाइन मैकेनिज्म को भी कवर किया गया है। तो जहां आईटी एक्ट कवर करता था, उसके अतिरिक्त बीएनएस भी अब ऑनलाइन साधनों के बारे में बताता है, तो इसके तहत हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और यदि कोई डाटा, गलत डाटा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है, तो कंसर्न एजेंसी से बात करके, जो कंसर्न वेबसाइट डील करते हैं उनसे बात करके वो डाटा हम डिलीट करते हैं। जी। और सर, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी भी जो चल रही है, उस पर पुलिस की क्या प्रक्रिया होती है? ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत तेजी से बढ़ा है कुछ समय में, और इसके बहुत सारे मोड हैं। आप जैसे यूपीआई बेस्ड है, आपको कोई स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड दे दिया जाता है और आप स्कैन करते हैं और पैसे चीट हो जाते हैं। जी। इसी ढंग से कोई हाइपर लिंक दे दिया जाता है, उस हाइपर लिंक को जैसे ही कोई टच करता है तो आपका मोबाइल का कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उसके पास चले जाते हैं, वो आपका ओटीपी देख लेते हैं और देख करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसी ढंग से जो हमारा डेबिट कार्ड है उसकी क्लोनिंग कर दी जाती है, या डेबिट कार्ड बेस्ड बहुत सारे अपराध होते हैं। इस ढंग से जो क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे देशों में यदि क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, उसके आधार पे एक सर्टेन अमाउंट तक ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो इस आधार पे भी कुछ चीटिंग हो जाती है। इसी ढंग से आजकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आ गया है, जिसमें आप टैप करके कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इसके आधार पर भी चीटिंग होती है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके आधार पर चीटिंग होती है, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे चीज़ों में एक तो सबसे जो सामान्य नागरिकों को करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है रिपोर्टिंग करें। और जैसे मैंने बताया कि 1930 का जो हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है, वो इस मामले में बहुत ही उपयोगी है, और इसकी सूचना वो सभी कंसर्न एजेंसी को तुरंत पहुंचाती है। तो चाहे वो बैंक हो, चाहे नेशनल जो क्लियरिंग सर्विस के लिए जो एजेंसीज इन्वॉल्व हो, जो पैसे को क्लियरिंग करते हैं, तो उन तक सूचना पहुंचाती है। तो इस ढंग से बहुत मदद मिलता है। तुरंत ट्रांजैक्शन कई बार तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और वो तुरंत वापस आ जाता है जिनके साथ चीटिंग हुई है। और यदि ऐसा ना हो पाए तो आप एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, क्रिमिनल्स तक पहुंचती है और कोशिश करती है कि उनका पैसा, जिनके साथ चीटिंग हुई, उनका पैसा उनको वापस मिले। साथ ही साथ अपराधियों को उनके सजा का प्रॉपर दंड मिले, ताकि और कोई लोग ऐसा करने के बारे में ना सोचें। जी। और सर, जो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो अपराध होते हैं, उनका पता लगाने के लिए पुलिस किस तरीके से करती है? देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है जी। और इसके लिए हमारे पास भी टेक्निकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। यदि आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो आप ऐसे सोचिए कि कोई भी, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, आपका पैसा उसमें रखा होता है, इसी ढंग से आपको क्रिप्टो रखने के लिए आपको बैलेट की जरूरत होती है। ऑनलाइन बैलेट होता है बहुत सारे, और इस बैलेट को होस्ट करती है कोई ना कोई एक्सचेंज, जैसे बिनांस एक एक्सचेंज है, अभी आपने बजीरेक्स के बारे में सुना होगा। तो इस ढंग से जो एक्सचेंजेस हैं, ये आपको बैलेट उपलब्ध कराती हैं, अकाउंट उपलब्ध कराती हैं। आप इसको सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि आपको एक ऑनलाइन अकाउंट उपलब्ध कराया जाता है और उस अकाउंट में आपका क्रिप्टो करेंसी होता है। जी। और जब कोई साइबर अपराधी, चाहे वो आपसे चीटिंग करके या आपसे ठग करके या आपका डाटा हैक करके कोई चीटिंग कर लेता है और आपका अमाउंट ट्रांसफर कर लेता है, तो वो भी स्वाभाविक रूप से किसी न किसी बैलेट में जाएगा। और ऐसे में एक बैलेट से दूसरे बैलेट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो पुलिस के लिए ये होता है कि वो बैलेट कहाँ तक गया है, उस तक पहुंचे। अच्छा, साइबर अपराधी ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होता है, सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड होता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक सिंपल जैसे एक अपराधी अपना डायरेक्ट अपने बैलेट में पैसा ले लेता है। वो नॉर्मली देखा जाता है कि उसको बहुत सारे बैलेट में, बहुत सारे ट्रांजैक्शन में उसको स्प्लिट करता है और कई रोटेशन के बाद, 3 या 4 या 5 रोटेशन के बाद वो अपने मूल बैलेट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल चीज़ें अपनाई जाती है, बट सामान्य भाषा में देखें तो यही है कि हम उस बैलेट तक पहुंचते हैं जहाँ फाइनली पैसा गया है, और उस एक्सचेंज तक पहुंचते हैं जहाँ से वो बैलेट होस्ट कर रहा है,
और उस एक्सचेंज से उनका जो KYC है जी। उस KYC के थ्रू उसका एड्रेस पता करते हैं और उन तक पहुंचते हैं। जी। और सर ये जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं वो भी आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं, तो इसमें किस तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं? ऑनलाइन बेस्ड जो ऐप हैं जिसके आधार पे लोन दिया जाता है जी। इसमें कई टाइप की चीटिंग की जाती है। एक तो समान है कि आप जैसे लोन दिया जाता है, पहले आपको जो टर्म एंड कंडीशन बताया जाता है उससे भटक जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। यदि कोई इंटरेस्ट रेट दे रहा हो और पैसा चुका पाता हो तो ठीक है, यदि नहीं चुका पाए तो उनके पर्सनल डाटा चोरी कर ली जाते हैं, जैसे कि कोई वीडियो चोरी कर लिया या फिर उनके मॉर्फ इमेजेस बना दिए गए, मॉर्फ वीडियो बना लिया गया और उसको धमकाया जाता है कि यदि आप हमें पैसा नहीं देंगे तो ये मैं वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा या आप इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा या आपके फैमिली मेम्बर्स को डाल दूंगा। उन ऐप्स में इस ढंग से होता है टर्म एंड कंडीशन कि वो एक ढंग से आपके सारा डाटा का एक्सेस रखते हैं, आपका जितने आपके मोबाइल में वीडियो है, ऑडियो है या इमेजेस है उस तक एक्सेस रखते हैं। तो उस ढंग से आपका व्हाट्सएप नंबर जो है या आपका पूरा कॉन्टैक्ट है वो कॉपी कर लेते हैं। तो वो इस स्थिति में होते हैं कि वो जिसको चाहें आपकी सूचना दे सकते हैं, बेशक गलत सूचना हो। तो लोग डर जाते हैं और कई बार बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि मतलब 10 या 12% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चुकाते हैं या 10 गुना या 12 गुना जो अमाउंट लिया गया ऐसे चुकाते हैं। इससे मेंटल परेशानी भी होती है। कई ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें सुसाइड तक लोगों ने कर लिया है। इस ढंग की चीटिंग हो रही है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें इन्हें ऐसे ऐप को बैन किया गया है, उन पर लीगल कार्रवाई की गई है, उनको सजा दिलाया गया है। लेकिन ये प्रचलित हैं, लोगों को छोटी मोटी पैसे की आवश्यकता होती है और इनके झांसे में आ जाते हैं और इनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। जी। तो ये और सिर्फ ये साइबर अपराध जो आपने बताया, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस क्या क्या कदम उठाती है? पुलिस लगातार कार्रवाई करती है कि लोग जागरूक हों। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे वर्कशॉप कराती है कि जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस किस ढंग से आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको करने से आपकी डाटा चोरी नहीं होगी, आपके साथ चीटिंग नहीं होगा, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इसी ढंग से जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज में लोग यदि पुलिस कांटेक्ट करती है 10 या 20 लोग, 50 लोग, जितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कोई एक सार्वजनिक जगह पर बुला करके उनको तरह तरह के मैकेनिज्म के बारे में बताती है कि अपना मोबाइल जो है अपडेट रखें। इसी ढंग से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रॉपर रखें। या किस किस ढंग की कॉल आती हैं, आपको कोई चीज़ की ज़्यादा रिटर्न की बात करता है कि भाई स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, या आपको लॉटरी उठ गई है, इस ढंग की कोई कॉल आती है, तो आप उनके झांसे में आने के बदले इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जी। इसके अतिरिक्त जहाँ सार्वजनिक तौर पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे भी पुलिस वर्कशॉप या कुछ एंटरटेनमेंट के माध्यम से प्रयास करती है कि लोग अट्रैक्ट हों और वहाँ पे ऑनलाइन चीटिंग या इनसे बचने के तरीके बताती है। आपने देखा होगा कई जगह पे पुलिस है पोस्टर लगाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पोस्टर लगाती है, होर्डिंग लगाती है, जिसमें नए नए टाइप के जो अपराध आ रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स द्वारा उसके बारे में लोगों को अवेयर करती है ताकि लोग बच सकें। और सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई तरह के फ्रॉड या कई तरह के अपराध होते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, आप देखेंगे कि जैसे कई भी सोशल मीडिया पे आप जैसे आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे कई बार, और आप किसी कंपनी के बारे में देखेंगे कि तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दे रही है, या ऑनलाइन आप उससे देखेंगे कि जो सामान्य चीज़ें 10 या 20 हज़ार रुपये में मिल रही है वो 10 हज़ार का सामान 5 हज़ार रुपये में दिखा रहा होगा, 20 हज़ार का सामान 12 हज़ार रुपये में दिखा रहा होगा। लोग उसे क्लिक करते हैं कि शायद बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, यदि मैं क्लिक करता हूँ तो कम पैसे में मिल सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें कई बार साइबर अपराधी द्वारा दर्ज की जाती है। इसी ढंग से आपका कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी कर लिया जाता है, उसके आधार पर आपके दोस्तों को मैसेज किया जाता है मुझे पैसे की आवश्यकता है, और लोग ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपको जैसे ही आपको पता लगे कि किसी ढंग से मेरी सूचना का चोरी हुआ है या गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तो तुरंत अपने सभी संबंधियों दोस्तों को इसकी सूचना दें, साथ में पुलिस को सूचना दें, ताकि ऐसी जो भी कार्रवाई हुई उसको रिवर्स किया जा सके और पर्याप्त लीगल एक्शन लिया जा सके। जी। और सर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसका साइबर क्रिमिनल जो है वो इसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो ठगी का प्रकरण है वो सामने आ रहे हैं। इवन कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की बात करी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप यदि लीगल टर्म में देखें तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ज़माना ऑनलाइन है, तो हम
ऑनलाइन एफआईआर की बात करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट की बात करते हैं, तो लोग झांसे में आ जाते हैं डिजिटल अरेस्ट के, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुलिस कभी कोई किसी भी पर्सन को या तो अरेस्ट करेगी फिजिकली या उनको नोटिस दे करके उनको चार्जशीट करेगी। कभी ऐसा नहीं करती कि आपको डिजिटली अरेस्ट करके हम 2 दिन तक, 5 दिन तक, 1 महीने तक रख रहे हैं, आप किसी होटल में रहिए, ऐसा कभी करती नहीं है। तो एक तो लोगों को यह जानना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई डिजिटल अरेस्ट की बात करता हो तो उसकी सूचना तुरंत और तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। और यदि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट पहले हुआ हो और आपने ये सोचा हो कि ये तो पुलिस का एक्शन था, शायद पुलिस से मैं बच गया तो मैं अब किसी को रिपोर्ट ना करूं, तो नहीं, ऐसा ना करें। आप तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि जो संबंधित व्यक्ति है, जो संबंधित अपराधी है, उसको सजा दिलाई जा सके। जी। और सर, ये रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर है, आपने देखा होगा कई बार वित्तीय कंपनियां हैं या कोई भी कंपनी है, आपने अभी सुना होगा 1-2 साल पहले एम्स की वेबसाइट पे भी ब्लॉक कर दिया गया था। उसके हैकर्स ने क्या किया था कि उनकी पूरी वेबसाइट को जाम कर दिया था, सारी सूचना उनकी रुक गई थी और उनको फिर से पूरे एक्शन लेने में कई दिन लग गए थे, ठीक करने में। तो इस ढंग की कार्रवाई होती है कि जहाँ पे वित्तीय कंपनियों को या कोई भी फाइनेंशियल कोई भी कंपनी है या छोटी कंपनी हो या बड़ी, उनके डाटा को उनको रोक दिया जाता है उनका रैंसम के लिए। कोई मतलब आपने ब्लॉक कर दिया उनके वेबसाइट को, उनके सिस्टम को, पूरा सिस्टम को, और आपने कहा कि सर्टेन अमाउंट दीजिए तब आपको छोड़ा जाएगा। तो इस ढंग से ये रैंसमवेयर हो सकता है। या किसी भी आपके ही वेबसाइट पे आपका फेसबुक कोई हैक कर ले और कहे कि नहीं आप $2 दीजिए या $5 दीजिए तब आपको छोड़ेंगे। तो इस ढंग का ये रैंसमवेयर है और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सर, क्या पुलिस के पास डाटा चोरी होने पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार है? हाँ, डाटा चोरी आप देखेंगे जो डाटा थेफ्ट है ये आईटी एक्ट में कवर होता है और उस पर पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। और इवन की डाटा चोरी पे पुलिस कार्रवाई भी करती है और जिनका डाटा चोरी हुआ वो मतलब कोशिश करती है कि वो डाटा रिट्रीव हो और जो विक्टिम है उन तक उनको सही उनका डाटा उनसे वापस मिले और जो अपराधी हो उनको सजा मिले। जी। और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? वर्तमान में आप जो देख रहे हैं चीज़ें, साइबर बेस्ड टेररिज्म की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है। इसको देखते हुए आईटी एक्ट में 2008 में अमेंडमेंट किया गया। अच्छा। और साइबर टेररिज्म को आईटी एक्ट में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त कई एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है जो साइबर टेररिज्म पे फोकस करेगी और या कर रही हैं ताकि कोई साइबर साधनों का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए ना कर सके। जैसे एक इम्पोर्टेंट संस्थान है C4I। इसके अतिरिक्त आप NTRO है जो पूरे साइबर वर्ल्ड पे ध्यान रखती है। इसी ढंग से जो सामान्य पुलिस की एजेंसीज हैं जो हमारा CID है, इस ढंग से वो भी लगातार नज़र रखती है कि कोई अपराधी साइबर साधनों का इस्तेमाल करके सामान्य आदमियों के लाइफ को, नेशनल इंटीग्रिटी को या नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अपराध ना कर सके और इससे किसी सामान्य जनता को खतरा ना हो या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। जैसे कि सर साइबर स्टॉकिंग भी होती है, तो साइबर स्टॉकिंग के जो पीड़ित होते हैं उनकी पुलिस कैसे मदद करती है? अब देखिए, साइबर स्टॉकिंग का सबसे पहले तो मदद के लिए है कि आप पुलिस FIR दर्ज करती है ताकि संबंधित व्यक्ति को तक पहुंचा जा सके और उसको सजा दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त साइबर स्टॉकिंग में जैसे कई बार गलत इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी वेबसाइट है जैसे मान लीजिए फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इन सारे जगहों से उनके डाटा को हटाया जाता है। जो गलत डाटा है वो हटाया जाता है, जो विक्टिम है उनके डाटा को हटा दिया जाता है। और साथ ही विक्टिम को भी तरह तरह के अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है या समान लोगों को भी कि जैसे कैसे आप, जैसे एक पासवर्ड है, आप यदि पासवर्ड जैसे कुछ लोग पासवर्ड 123 ABCD 1234 रख देते हैं या 1234 रख देते हैं, XYZ रख देते हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। आपका पासवर्ड इतना स्ट्रांग हो कि कोई आसानी से उसको क्रैक करके आपके निजी डाटा तक पहुँच ना बनाए। तो पुलिस इस ढंग से भी एक तो अवेयरनेस के लिए और दूसरा जहां अपराध हो गया है तो अपराधी पर कार्रवाई के लिए, दोनों तरीके से पुलिस मदद करती है। सर, जो बच्चे और महिलाएं हैं जो इनके खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, इनसे निपटने के लिए क्या कोई विशेष टीम है? साइबर से रिलेटेड अपराधों के लिए जो स्पेसिफिक टीम है वो तो काम करती है ऐसे मामलों में। प्लस चूंकि महिला और बच्चों से रिलेटेड जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे महिला थाना रख लें या प्रत्येक थानों में जो यूनिट बनाई जाती है महिलाओं और बच्चों के लिए, वो सब मिलकर एक्टिव होती है, साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और जो भी लीगल एक्शन होता है वो साथ साथ मिलकर लेती है। जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको कैसे ट्रैक करते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्रिमिनल, देखिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी इस ढंग से आईटी बेस्ड अपराध होते हैं जहाँ से नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा है, तो उसके थ्रू हम पहुँचते हैं कि कहाँ किस देश से ये हैक हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि VPN का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पहुँचना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाती है कि उस अपराधी तक पहुँचे और कंसर्न देश से मदद लेकर के ऐसे चीज़ों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जी। और सर कई बार ये भी देखा जाता है कि फेक न्यूज़ लोग बहुत फैला देते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या करते हैं? से बहुत सारे एजेंसीज हैं वो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती हैं और बहुत सारे ऐसे डाटा को डिलीट भी करवाया जाता है जी। और कई बार यदि कोई ये डाटा मतलब क्राइम की श्रेणी में आता है तो कंसर्न व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया रहती है सर? प्रक्रिया ये है कि आप जैसे कुछ भी डाटा सामान्य तरीके से समझ में आया तो जिस भी वेबसाइट पे है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, उस प्लेटफॉर्म में लगभग इन सब लोग की एक जो लीगल एजेंसी होती है, लीगल टीम होती है, उनसे स्टेट की पुलिस भी और सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन की पुलिस है वो सब टच में रहती है, उनको मेल भेज देती है और वो सारे जगह से डाटा है वो डिलीट कर दिया जाता है और उसका किसने ऐसे डाटा डाले थे उनके बारे में सूचना इकट्ठा की जाती है ताकि उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। जी। और इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ जुड़कर साइबर क्राइम को कैसे करा जाता है टैकल? बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी जो भारतीय एजेंसीज हैं वो अपने टच में रहती हैं, जैसे C4I है, तो जो अपने इसके काउंटर पार्ट एजेंसीज हैं डिफरेंट देश में, जैसे C3I के नाम से अमेरिका में है, या जैसे इवन की FBI है, या इस ढंग की जो भी एजेंसी है जो लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी सब आपस में टच रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें इंटरपोल एक हमारे लिए काम करता है, यूरोप की जैसे यूरोपियन जो पुलिस एजेंसी है उनसे हम टच में रहते हैं। तो डिफरेंट देश की जो पुलिस एजेंसीज हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी पर्टिकुलर देश से रिलेटेड होती है तो उस एजेंसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, तो वो सूचना हमें मिल जाती है। इसी ढंग से कई दूसरे देश की विदेशी एजेंसी हमसे मदद मांगती है, तो भारतीय एजेंसी जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं, जैसे इंटरपोल आप CBI के माध्यम से कोई भी सूचना मांगती है तो CBI उसका स्टडी करके उसके हिसाब से कंसर्न स्टेट से लेकर के या दूसरे जगहों से लेकर के फिर वो जो विदेशी एजेंसी है उन तक पहुंचाती है। तो एक हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रत्येक देश के जो एजेंसीज हैं वो या थ्रू इंटरपोल या जिस भी मैकेनिज्म डेवलप किया गया उसके थ्रू एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान करते हैं। जी, मतलब साइबर जो अपराध हैं इनसे निपटने में कुछ चुनौतियां भी आप लोगों को आती होंगी, तो किस तरह की चुनौतियां फेस करते हैं आप? स्वाभाविक रूप से साइबर अपराधी आप देखेंगे दिन प्रतिदिन वो ग्रो कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। पुलिस को भी उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी एडप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारी भर्ती प्रक्रिया इस ढंग से नहीं है कि जिसमें कोई बहुत टेक्निकल लोगों को शामिल किया जा सके। तो हम नए नए टेक्नोलॉजी कोर्सेस उनको अपने ही लोगों के बीच में जो लोग एक्टिव होते हैं कि वैसे IT एक्ट में बेहतर जानकारी रखते हैं या IT की बेहतर जानकारी रखते हैं, उनको नए नए प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं ताकि वो सीखें और जो नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है उसके तरफ जाएं। जैसे थोड़े दिन पहले तक जो पूरा क्रिप्टो करेंसी है वो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो सामान्य टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है, तो आपको ऐसे में ट्रेनिंग करानी होगी। तो ये चुनौती यही है कि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, आपको उसके हिसाब से अपने मैन पावर को ट्रेंड करना होगा ताकि आप उन अपराधियों तक पहुंच सकें। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी लगातार बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो डिफरेंट ऐप जो साइबर आप ऐप देखते हैं, जैसे वो मान लीजिए आपने व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप से रिलेटेड जो VoIP के कॉल हैं जो जिसमें हम इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप तो कॉमन है, मतलब आप उनकी एजेंसीज तक टच में भी हैं हम, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका सर्वर कहाँ है पता नहीं चलता, या कुछ बिल्कुल है कि एक कॉल होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी जगह पे चुनौतियां रहती है कि मुझे सर्वर का ही पता नहीं है, पुलिस एजेंसी को सर्वर का पता नहीं है, तो किनसे रिक्वेस्ट करें। या कई देशों में हमारे जैसा लीगल कानून नहीं है, जैसे भारत में किसी चीज़ को अपराध माना जाता है, हो सकता है दूसरे देश में वो अपराध ना हो, तो वैसे में वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनसे साथ परस्यू करना डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे परस्यू करें। इसी ढंग से जहाँ पे आप मान लीजिए कोई अकाउंट बना रहे हैं और वहाँ पे KYC ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स या बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कोई KYC नहीं करती, फुलफिल नहीं करती, और उस आधार पे कोई अपराध हुआ है तो कई बार उनके पास भी डाटा नहीं होता, वो सिर्फ एक मोबाइल नंबर या कोई एक अकाउंट नंबर इस ढंग से रखता है उनके पास। तो जब वो मोबाइल नंबर फेक हो या फिर वो इंटरनेट बेस्ड मोबाइल नंबर हो
तो ऐसे में पुलिस एजेंसी के पास बहुत मुश्किल होती है कि कहाँ पहुँचे। तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन पुलिस भी लगातार दिन प्रतिदिन अपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर करके बेहतर कर रही है, ताकि हम अपराधियों से आगे रहें, पीछे ना रहें। जी सर, और ऑनलाइन गिफ्ट स्कीम स्कैम जो है और फिशिंग ईमेल जो है वो क्या है? ऑनलाइन गिफ्ट में भी ऐसे ही है। आप कई टाइप के आप ऑनलाइन गिफ्ट का स्कैम देख सकते हैं। जैसे एक है कि आपके पास कोई फ़ोन आया कि आपको आपके नाम एक गिफ्ट उठा है KYC में, या कोका कोला ने एक आयोजित किया था, मारुति ने एक आयोजित किया था, एक इतना लाख रुपए का है, या आपको एक कार दिया जा रहा है, आप इतना एक छोटा सा अमाउंट आपसे कहा जाए कि आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे दे दीजिए। या इसी ढंग से आपको कोई ईमेल आ सकता है, फिशिंग मेल जिसको कहते हैं, कि आपके लॉटरी उठी है या प्राइज मिला है। तो या तो आपको टेलीफोन के माध्यम से आ सकता है, ईमेल के माध्यम से आ सकता है, आपको SMS के रूप में आ सकता है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, जिसमें ल्योरिंग यही होता है कि आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिली है जो आप बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको लगता है कि वो शायद उठ गया होगा। हाँ जी। और कई बार लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, और शुरुआत एक छोटे से अमाउंट से होती है कि 500 रुपया दे दीजिए, 1000 रुपया दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, फिर 1000 के बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, या कई बार कोई ऐसा व्हाट्सअप मैसेज आपको आ जाएगा, या ऐसा सिंपल SMS आ जाएगा, उसमें हाइपर लिंक होता है, आपने उससे दबा दिया, आपने एक बार उसे क्लिक किया, आपका कंट्रोल दूसरे, आपके डिवाइस का कंट्रोल दूसरे बंदे के पास चला गया, और इस आधार पर चीटिंग हो जाती है। जी, तो उमाशंकर जी, अब आखिर में बस आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि आप हमारे द्वीपवासियों को साइबर सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो भी पासवर्ड आप इस्तेमाल करें वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी मैंने बातचीत से पहले ही बोला था, ABCD 1 2 3 4, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ, या कई बार आप अपने नाम का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, नाम के अंत में जो उपनाम है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या अपनी गाड़ी का नंबर रख लेते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। ऐसी सूचना जो सामान्य तौर पे आपकी सूचना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप यदि उसका इस्तेमाल पासवर्ड के रूप में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये बचें। दूसरा, मोबाइल या आपका जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर है, आप उसका अपडेट रखें। यदि कंप्यूटर है तो एंटीवायरस जरूर लगाएं, अच्छे से अच्छे, और उस एंटीवायरस को अपडेट करते रहें, ताकि आपका जो डिवाइस है वो असुरक्षित ना हो। सिमिलरली फेसबुक है या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका आप सावधानी से इस्तेमाल करें। जो सेंसिटिव सूचना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, उसका इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार नंबर, तो उसे आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ना डालें, क्योंकि संभव है कि आपके जो इन सूचनाओं का दुरुपयोग कोई कर सकता है। इसी ढंग से जब आपके बच्चे आपका डिवाइस लेते हैं तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल का मैकेनिज्म है, तो जरूर उसे एक्टिवेट रखें, ताकि बच्चे के माध्यम से आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, या बच्चों का ही कोई दुरुपयोग ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चे जब इस्तेमाल करते हैं डिवाइस, उनको भी समझाएं कि क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की कोई सूचना नहीं डालनी, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना। तो इस ढंग से चीज़ें बचनी चाहिए, ताकि आपके साथ चीटिंग ना हो, आपके सूचनाओं का गलत दुरुपयोग न करें। इसी ढंग से जब भी कोई आपके पास मैसेज है जिसमें कोई आपको प्रलोभन दिया जा रहा हो, आप उसे बचे। कोई भी प्रलोभन, या उस प्रलोभन में जो हाइपर लिंक है, आपके साथ चीटिंग करा सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रलोभन आए, चाहे वो स्टॉक से कोई सजेशन दे रहा हो, आपको पैसे के बारे में कोई सजेशन दे रहा हो, या कई बार तो आपको जो सामान आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है उससे मिलता जुलता सूचना आती है कि आपके पैसे इतने निकल गए हैं, अभी आप ये, तो तब भी बचें। आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से या दूसरे माध्यम से देख लें कि सही में रियल ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। तो कोई भी सूचना देने से बचें। और QR कोड स्कैन, ऑलवेज ध्यान लें कि आपके पास QR कोड स्कैन करने से आप पैसा देते हैं, QR कोड स्कैन करके आप पैसा ले नहीं रहे होते, तो आप QR कोड ऑलवेज स्कैन करने से बचें। जी, तो उमाशंकर जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई अहम जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए मैं अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ठीक, धन्यवाद। जी सर। कानून की बात कार्यक्रम में की इस कड़ी में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।